नीरज सुबह सुबह जैसे ही सोकर उठता है तो उसी दौरान नीरज के पास उसके दोस्त राजीव का फोन आता है और वह उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद नीरज फौरन से अपने घर से निकलता है और एक लड़की के यहाँ पर पहुंच जाता है जो कि उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। वहां पर राजीव भी मौजूद था, लेकिन जैसे ही लड़की नीरज को वहां पर आता हुआ देखती है तो राजीव की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि नीरज, क्या तुमने इस फटीचर को बुलाया है जो हमारी कंपनी को बचा सकता है? इसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, देखो इसके कपड़े देखो, ये हमें कैसे बचा सकता है। इस बात को सुनकर राजीव मुस्कुराने लगता है और नीरज भी इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगा था। तभी जो राजीव होता है नीरज के बारे में कुछ ऐसी बात उसे बताता है जिसे सुनने के बाद यहां पर जो ये लड़की होती है वो रो रो कर नीरज से माफी मांगने लगती है। कौन था नीरज और किस वजह से ये लड़की उससे माफी मांग रही है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक कॉलेज होता है जिस कॉलेज के अंदर एक नीरज नाम का गरीब लड़का पढ़ा करता है। दरअसल नीरज पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और जब 12वीं क्लास के अंदर इसके अच्छे खासे नंबर आते हैं तो कॉलेज वाले स्कॉलरशिप पर इसका एडमिशन ले लेते हैं और इसको फ्री में पढ़ाने का वादा करके इस कॉलेज के अंदर एडमिशन दे देते हैं। वैसे इस कॉलेज के अंदर ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं, लेकिन इकलौता नीरज ही होता है जो गरीब होते हुए भी इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। वहां पर वह दिल लगाकर पढ़ाई करता है, लेकिन उसके पहनावे को लेकर पूरे कॉलेज के लड़के और लड़कियां उसका मजाक बनाया करते हैं क्योंकि वह बिल्कुल सिंपल रहा करता है और साधारण से कपड़े पहना करता है। कभी कभी तो वो कुर्ता और पैंट में ही कॉलेज में आ जाया करता और इस बात को देखकर सभी लोग उसे शास्त्री शास्त्री कहकर बुलाया करते हैं। लेकिन नीरज काफी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था और उसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे 6 महीने ऐसे व्यतीत हो जाते हैं और 6 महीने के अंदर नीरज का एक दोस्त बनता है जिसका नाम राजीव होता है। लेकिन यहां पर जो राजीव होता है वह उसे बार बार अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कपड़े दिला दूंगा, लेकिन नीरज मना कर देता है। कहता है कि हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और अपनी औकात के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। चलो आज तो तुम मुझे कपड़े दिला दोगे, लेकिन जीवन तो मेरा इन्हीं कपड़ों में बीतेगा ना जो मैंने पहन रखे हैं। जब तक कॉलेज है जब तक तुम्हारा साथ रहेगा और उसके बाद तो मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे। अगर मैं दिखावा करूंगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा कहकर जो नीरज होता है वह उससे मना कर देता है और इसी तरह से कॉलेज आने लगता है। वहीं पर उसी की क्लास में एक अमीर लड़की और पढ़ा करती थी जिसका नाम था वंशिका। वंशिका जो होती है नीरज मन ही मन उससे प्यार करने लगता है, लेकिन यहां पर जो वंशिका होती है वह उसे बहुत ही ज्यादा घृणा भरी दृष्टि से देखा करती, क्योंकि वंशिका के पिता एक कंपनी चलाया करते हैं और उस कंपनी से अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं। उसी की वजह से वह गरीबों से काफी ज्यादा नफरत किया करती है, क्योंकि बचपन से उसने कभी गरीबी देखी नहीं है तो उसे गरीब बहुत बुरे लगा करते हैं। यहां पर जो नीरज होता है वह गरीब होता है और जब भी कभी नीरज वंशिका की तरफ देखता है तो उसके बाद वह अपना मुंह बना लेती है और इस बात को देखकर नीरज एकदम से चुपचाप रह जाता है। नीरज के घर में उसकी मां है, उसके पिता हैं और उसका एक छोटा भाई है। नीरज घर का बड़ा लड़का है और वह पढ़ लिख कर अच्छा सा काम करना चाहता है जिससे उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। इसी वजह से वह इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है ताकि इसके बाद उसे अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो नीरज होता है वह राजीव से अपनी इस बात के बारे में बताता है कि मैं वंशिका से प्यार कर बैठा हूं, लेकिन उसके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। राजीव इस बात को सुनता है और कहने लगता है कि भूल कर भी मत चले जाना, क्योंकि हमारे रिलेशन में है और ये गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत किया करती है। अगर तुझे इसका प्यार पाना है तो तुझे अच्छे कपड़े पहनने होंगे और एक अमीर की तरह अपने आप को दिखाना होगा। उसके बाद भले ही ये तुमसे बातचीत करने लगे, लेकिन इस गेटअप में तो ये तुम्हारा मुंह तक भी देखना पसंद नहीं करेगी। इस बात को सुनकर नीरज थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, लेकिन फिर मना कर देता है। कहता है कि कोई बात नहीं, मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी औकात नहीं भूल सकता और मैं तो अपने ऐसे ही कपड़ों में रहा करूंगा। यह कहकर जो नीरज होता है वह मना कर देता है, लेकिन मन ही मन वह वंशिका से प्यार किया करता था और वंशिका कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा करती जिस मौके पर वह नीरज को नीचा ना दिखाए। यानी कि कभी जब कॉलेज के अंदर बच्चे इकट्ठा होते हैं तो उसी दौरान कोई अगर ऐसी बात आ जाए जिस बात पर वो नीरज को नीचा दिखा सकती है तो उस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा करती है और वहीं पर नीरज की बेइज्जती कर दिया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नीरज आज भी वंशिका से प्यार किया करता है, पर वो कहने से डरता है कि कहीं जो वंशिका है उसकी बेइज्जती ना कर दे और उसके बाद उसका प्यार भी पूरी तरह से टूट जाए। यही सोचकर नीरज चुपचाप रहता है और जब उनकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसी दौरान यहां पर उसका दोस्त जो राजीव होता है उसके बड़े भाई की शादी होती है और उस शादी के अंदर वह यहां पर नीरज को भी बुलाता है और साथ में कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों को बुलाया था और वंशिका को भी बुला लिया था। शादी वाले दिन जो नीरज होता है अपने उन्हीं साधारण कपड़ों को पहनता है और पहनने के बाद सीधा उस शादी में चला जाता है। शादी के अंदर किसी के पास भी इतने साधारण कपड़े नहीं थे जितने कि नीरज के पास थे और नीरज जाकर यहां पर राजीव
से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद वह वहां पर एक जगह खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर शादी के प्रोग्राम को देखने लगता है। उसी शादी के अंदर वंशिका भी आई हुई थी, क्योंकि वैसे भी वो उनके रिलेटिव थे और साथ में उसके कॉलेज में भी पढ़ा करती थी। यहाँ पर जैसे वंशिका नीरज को देखती है तो उसके बाद उससे मजाक करने के लिए उसके पास खड़ी हो जाती है और आकर उससे तरह तरह की बातें कहने लगती है। कहती है कि नीरज, क्या तुम यहाँ पर वेटर का काम करने के लिए आए हो? क्योंकि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग नहीं रहा कि तुम यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए आए हो। ऐसा कहकर वंशिका हंस देती है और साथ में जो उसके और बच्चे खड़े हुए थे वह भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और यहाँ पर नीरज का मजाक बनाने लगते हैं। जब वो लोग हंसते हैं तो और लोगों की नजर भी नीरज पर पड़ जाती है और यहाँ पर सभी लोगों के सामने जो नीरज होता है वह काफी ज्यादा उदास और हताश अपने आप को महसूस कराता है और इसके बाद चुपचाप एक वर्ड भी बिना कहे वहां से बाहर निकल आता है। नीरज को यह बात दिल में लग गई थी कि वंशिका ने उसका इतने लोगों के सामने मजाक उड़ाया है, लेकिन वह उससे प्यार किया करता था तो इसी वजह से उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं सोच सकता। इसके बाद नीरज अपने घर जाता है और घर जाकर अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन आज नीरज के दिल में जो ये बात लगी थी, ये बात उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है पैसा कमाने के लिए और अपनी औकात को और बढ़ाने के लिए, ताकि वह उन सभी लोगों को साबित कर सके जो उसे देखकर हंस रहे थे कि उसकी भी कोई औकात है और वह बहुत कुछ कर सकता है। यही सोचकर जो नीरज होता है दूसरे दिन से अपने लिए इधर उधर काम ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल जाता है, जहां पर काम तो उसका था ही लेकिन साथ में उसे बिजनेस करने का मौका भी मिल रहा था। यानी कि उस कंपनी में अगर वो अच्छा काम करता तो उसे कमीशन के रूप में कुछ पैसे मिलते और अच्छी तरह से काम करने पर हो सकता है उसकी इनकम और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसके बाद जो नीरज होता है वो दिन रात एक करके उस कंपनी में मेहनत करता है और मेहनत करके उस कंपनी की सेल को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जितनी कंपनी की सेल बढ़ती है उसके हिसाब से उसे कमीशन भी मिलता है और यह कमीशन काफी अच्छा खासा उसे मिला था। जब उस कंपनी से वह अच्छा खासा कमीशन कमा लेता है तो उसके बाद एक छोटी सी वर्कशॉप लगाता है, जिस वर्कशॉप को चलाकर वह खुद पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि उसे सेल परचेज की अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी और इस नॉलेज का भरपूर उपयोग वह करना चाहता था। इसीलिए वह छोटी सी वर्कशॉप लगाता है और उस वर्कशॉप में कुछ कंपनियों का माल तैयार करके अच्छी तरह से उसको सेल किया करता है और अच्छा खासा मार्जिन बना लेता है। लगभग 4 से 5 साल के अंदर जो नीरज होता है वह अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लेता है कि उसके सामने वंशिका और यहां पर जो राजीव होता है उन दोनों का एम्पायर काफी छोटा रह जाता है। लेकिन आज तक भी जो नीरज होता है वो वही साधारण कपड़े पहना करता है, ना ही कोई ब्रांड की चाह, ना ही कोई महंगी घड़ी, ना ही कोई महंगे कपड़े, केवल वही कुर्ता और वही पैंट जिनसे वो कभी कभी कॉलेज भी चला जाया करता था, उसी तरह के कपड़े वो पहना करता है और बिल्कुल भी दिखावे नहीं किया करता है। उसके बारे में ना तो किसी न्यूज आर्टिकल में पता है कि ये इतना अमीर आदमी है और ना ही किसी उसके जानने वाले को पता है कि जो नीरज है वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। वह अपने घर से साधारण कपड़ों में नॉर्मल तरीके से ऑटो में बैठकर निकला करता और ऑफिस में जाकर बड़ी बड़ी डीलों को फाइनल किया करता, लेकिन किसी को भी महसूस नहीं होता है कि ये इतना ज्यादा पैसा कमाया करता होगा। अगर कोई उसे उस कंपनी के अंदर देख भी लिया करता उसके जानने वाला, तो वो सोचने लगता है कि शायद ये यहां पर काम किया करता होगा, लेकिन ये नहीं सोचता है कि ये इस कंपनी का मालिक होगा। बड़े ही गुप्त तरीके से जो नीरज होता है वह अपनी इनकम को इतनी ज्यादा कर लेता है कि सभी लोग उसके आगे छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी औकात का किसी को भी दिखावा नहीं करता है। तभी एक दिन अचानक से जो नीरज होता है वह अपने घर पर बैठा हुआ था और उसका दोस्त राजीव उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन घर के अंदर आकर कुछ चीजें वो ऐसी नोटिस करता है जिन्हें देखने के बाद वह बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये चीजें करोड़ों में इनकी कीमत थी और ये नीरज के पास क्या कर रही थी। कुछ ऐसे आइटम जो घर को डेकोरेट करने के लिए थे। घर भले ही पुराना था लेकिन उसके अंदर करोड़ों का आइटम रखा हुआ था, जिन्हें देखकर राजीव पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि भाई ये सब क्या है। तो उसके बाद जो नीरज होता है वह अपने बारे में राजीव को बताने लगता है। कहता है कि भाई ये सब कुछ मेरी औकात है, लेकिन अभी मैं इस औकात को किसी को दिखाना नहीं चाहता, बाद में इस चीज को दिखाऊंगा। उसके बाद राजीव उसे पूछने लगता है कि कैसे कैसे किया ये सब कुछ। तो उसके बाद नीरज अपनी पूरी जर्नी की कहानी राजीव को इत्मीनान से बैठकर सुना देता है और कहता है कि भाई इस तरह से मैंने ये किया था। स्टार्टिंग में वर्कशॉप खोली, वर्कशॉप के बाद और इनकम हुई, इनकम होने के बाद कंपनी लगाई और अब मैं अच्छे खासे पैसे कमाया करता हूं। यहां तक कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि चाहूं तो एक बार में ही यहां पर जो वंशिका है उसकी कंपनी को खरीद सकता हूं। लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो अपनी औकात बना रहा हूं और औकात बनाने के बाद मैं वंशिका को दिखाऊंगा कि जिसे वो कपड़ों से जज कर रही थी वो एक ऐसा आदमी अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। अभी तक भी मैं इन्हीं कपड़ों को इसलिए पहना करता हूं ताकि कोई भी ये महसूस ना कर सके कि इसके पास पैसा आ गया है और वंशिका को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। यह बात सुनकर जो राजीव होता है
वह एकदम से उसकी वाहवाही करने लगता है और कहता है कि यार तूने तो कमाल कर दिया। उस बात के बारे में मुझे भी पता चला था, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं काम कर रहा था, लेकिन अब तुमने सही किया और किसी ना किसी दिन मौका आएगा जिस दिन तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम वंशिका को अपनी औकात दिखा सको और उसके बाद उसे भी पता चल सके कि साधारण कपड़े पहनने वाला भी काफी ज्यादा पैसों वाला हो सकता है। इन बातों को करने के बाद जो राजीव होता है वो वहां से वापस लौट जाता है, लेकिन नीरज ने उससे बोल दिया था कि इन बातों के बारे में वंशिका या किसी और को भी कोई भी भनक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नीरज इसी तरह से अपने काम को करता रहता है और धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद एक दिन अचानक से सुबह सुबह नीरज के पास राजीव का फोन आता है। जैसे ही राजीव का फोन आता है तो वह फोन को उठाता है, तो उधर से राजीव कहने लगता है कि नीरज भाई आज तेरी औकात दिखाने का टाइम आ गया है और तुम्हें अपनी औकात दिखानी होगी वंशिका को। इसके बाद नीरज पूछता है कि वो कैसे, तो वो कहने लगता है कि वंशिका के घर परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उसके पिता जिस कंपनी को चलाया करते थे वह कंपनी काफी ज्यादा घाटे में चली गई है और अब वो नीलाम होने वाली है। अगर वो कंपनी नीलाम होगी तो उन लोगों की चारों तरफ बदनामी हो जाएगी और वे नहीं चाहते कि यह कंपनी नीलाम हो। इससे पहले वो किसी को बेचना चाहते हैं। अगर कोई इस कंपनी को खरीदना चाहता हो तो उसे कांटेक्ट करे। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास तो इतना पैसा जरूर से होगा कि तुम उस कंपनी को खरीद सको, तो तुम उसकी कंपनी को खरीद लो और जैसे तुम उस कंपनी को खरीदोगे तो तुम्हारी औकात वंशिका के सामने पता चल जाएगी और वो अपने आप उस बात की तुमसे माफी मांगने लगेगी। यह बात नीरज को भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। ऐसा ना करके वह कुछ और करना चाहता था। इसके बाद जो नीरज होता है फौरन से वहां के लिए निकलता है और राजीव को भी वंशिका के घर पहुंचने के लिए कहता है। राजीव भी इधर से वंशिका को फोन करता है और कहता है कि वंशिका मैंने एक व्यक्ति से बात की है और वो तुम्हारी कंपनी को बचा सकता है और वह खरीद लेगा, इससे तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। इस बात को सुनकर वंशिका भी खुश हो जाती है, क्योंकि काफी दिनों से वो ट्राई कर रही है कि उनकी कम से कम इज्जत बच जाए, कि सभी लोगों में उनकी बदनामी ना हो और कोई इस कंपनी को ऊपर से ऊपर ही खरीद ले और इसका जितना भी कर्जा है उसको चुका दे। यह सोचकर वंशिका काफी ज्यादा खुश होती है और उसके बाद थोड़ी देर में राजीव भी वहां पर आ जाता है और आकर दोनों के दोनों वेट करने लगते हैं कि कब वह व्यक्ति आएगा जिसके बारे में राजीव ने बताया था। राजीव और वंशिका की नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है नीरज की, जिसने वही साधारण सा कुर्ता पहन रखा है, नीचे पैंट है और पैरों में हवाई चप्पलें हैं। इन सभी चीजों को देखकर वंशिका एकदम से चिड़सी जाती है और राजीव से कहने लगती है कि राजीव ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी यह बात नीरज को भी सुन जाती है और यहाँ पर राजीव भी नीरज की तरफ देखने लगता है। नीरज राजीव की तरफ देखकर मुस्कुराता है और धीरे धीरे कदमों से राजीव के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर राजीव कहता है कि यही तो बचाएगा तुम्हारी कंपनी को। अब इस बात को सुनकर वंशिका को बड़ी हैरानी होती है और वो कहने लगती है कि राजीव तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इसके पास कहां से पैसे आए? इसकी हालत तो देखो, हवाई चप्पल पहन रखी है, ऊपर वही कुर्ता है जिसे कभी कभी हम कॉलेज में भी देखा करते थे, और ये मेरी कंपनी को कैसे बचा सकता है? इस बात को कहकर वो उसका उपहास करने लगती है। लेकिन तभी नीरज और राजीव दोनों को दोनों मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ पर जो राजीव होता है वह नीरज के बारे में वंशिका को सब कुछ बता देता है। जैसे वंशिका पूरी बात सुनती है कि नीरज अब एक करोड़पति है और अरबपति है और उसके पास ढेर सारा पैसा है और वो चाहे तो एक झटके में तुम्हारी कंपनी के साथ साथ इस घर को भी खरीद सकता है, तो यहाँ पर जो वंशिका होती है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर तक माहौल सुनसान हो जाता है उस घर के अंदर। यहाँ पर जो वंशिका है वो बहुत कुछ उन बातों को सोच रही है जब उसने नीरज की बेइज्जती की थी उस फंक्शन में, और यहाँ पर अब वंशिका को लगने लगता है कि यही मेरी कंपनी को बचा सकता है और मैं इससे झट से माफी मांग लेती हूँ, ताकि इसके दिमाग में कोई ऐसी बात ना रहे जिसकी वजह से ये इस डील के लिए मना कर दे। ऐसा सोचकर जो वंशिका होती है वह अपने आंखों में आंसू ले आती है और एकदम से नीरज के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। नीरज एकदम से पीछे हटता है और कहता है कि वंशिका ये तुम क्या कर रही हो? उसके बाद वंशिका खड़ी होती है और अपने आंखों के आंसू को पहुंचते हुए कहने लगती है कि नीरज अब हमारे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अगर इस कंपनी की नीलामी हो गई तो चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी। उससे अच्छा तुम इसे खरीद लो और खरीदने के बाद भले ही तुम इसे नीलाम कर देना, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे पैसे कम मिल जाएं उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ पैसे हमारे पास है, हम उन पैसों को दे देंगे, लेकिन तुम हमारी घर की इज्जत को बचा लो। तभी जो नीरज है वो कहने लगता है कि वंशिका मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारी कंपनी को मैं जरूर से बचाऊंगा, लेकिन तुम माफी क्यों मांग रही थी? तो यहाँ पर वंशिका कहने लगती है कि मैं उस दिन के लिए माफी मांग रही थी जिस दिन मैंने तुम्हें उस पार्टी में बेइज्जत किया था, और मैंने सोचा कि कहीं तुम उस बात को याद करके इस डील को कैंसिल ना कर दो और हमारे परिवार की इज्जत खराब हो जाए। इसके बाद नीरज मुस्कुराता है और कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, उस बात के लिए तो मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि जो तुमने उस दिन कहा था उसकी वजह से ही आज मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूं। अगर तुम उस दिन ऐसा नहीं कहती तो ना ही ये बात मेरे दिल को लगती और ना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बनती। और रही बात परिवार की इज्जत की, तो तुम्हारे परिवार की
इज्जत मेरी इज्जत है, क्योंकि हम दोनों एक कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती तो है, हम लोग क्लास फेलो हैं, तो तुम्हारे परिवार की इज्जत में खराब नहीं होने दे सकता। ये बताओ कि तुम इस कंपनी को बेच क्यों रहे हो। तो उसके बाद जो यहाँ पर वंशिका के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया, क्योंकि अब लोग ज्यादातर सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया से अपनी पब्लिसिटी कराया करते हैं, और हम लोग इस चीज में काफी ज्यादा पीछे रह गए और उसी कारण से ये कंपनी काफी ज्यादा घाटे में चल रही है। अगर इसका कर्ज पड़ जाए तो उसके बाद हम लोग इसे चला सकते हैं, और अगर इसी तरह से हमने कुछ दिनों और इसको खींचा तो उसके बाद कंपनी को बेचने के बाद भी इसका कर्जा फारिग नहीं होगा। इस बात को सुनकर नीरज थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और पूछने लगता है कि कितना कर्जा है। तो यहां पर जो वंशिका के पिता होते हैं वो उसे कर्जा बताते हैं, और कर्जा बताने के बाद जैसे नीरज उस रकम को सुनता है तो वो कहने लगता है कि ठीक है अंकल जी, अगर ऐसी बात है तो इस पैसे को मैं दे दूंगा, लेकिन आपको ये कंपनी चलानी होगी, और यहां पर आज से इस कंपनी को हैंडओवर वंशिका करेगी और इसे अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं गाइड करूंगा। कंपनी भले ही मेरे नाम रहेगी, लेकिन आपको ये कंपनी चलानी होगी, क्योंकि बाद में अगर लोगों को ये बात पता चली कि उन लोगों ने अपनी कंपनी बेच दी है किसी और को, तो भी तो आपकी बदनामी होगी। इस बात को सुनकर वंशिका और उसके परिवार को यह बात सही लगती है, और यहां पर जो वंशिका के परिवार वाले और वंशिका होते हैं वो सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। वंशिका अब नीरज के कहे अनुसार उस कंपनी को चलाया करती है, और धीरे धीरे यहां पर जो नीरज होता है उस कंपनी के लिए अच्छे अच्छे तरीके इजाद करता है, जिन तरीकों से वो कंपनी दोबारा से चलने लगती है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। तो इस बात को देखकर वंशिका बड़ी खुश होती है, और यहां पर अब तक वह नीरज के साथ काम करते करते उसे मन ही मन पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि नीरज ने अपनी अच्छाई दिखाई थी। इसके बाद आंखों ही आंखों में वो बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन उसे सामने से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि फिलहाल नीरज करोड़पति है और यहां पर जो वंशिका है वो महज एक एम्प्लॉय है जो कि उसकी कंपनी में काम किया करती है। नीरज भी इन सभी बातों को समझ रहा था, और तभी एक दिन जो नीरज होता है कंपनी के अंदर वंशिका को कुछ बातें बता रहा था, और बातें बताते बताते एकदम जब वंशिका उसकी तरफ देखती है तो यहां पर जो नीरज होता है वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पर वंशिका से अपने प्यार का इजहार कर देता है। इस बात को सुनकर वंशिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने काफी दिनों से उसका कटाक्ष किया था, लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से उससे प्यार का इजहार कर रहा है। तो यहां पर वंशिका पूछने लगती है कि नीरज ऐसा क्यों? तो वो कहने लगता है कि दरअसल वंशिका, मैं तुमसे कॉलेज टाइम से प्यार किया करता था, लेकिन गरीबी के कारण कहने की हिम्मत नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मेरे पास रुपया पैसा भी है, और साथ में मेरे ख्याल से अब तुम्हें मुझे अपनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस बात को सुनकर वंशिका अपनी आंखों में आंसू ले आती है और एकदम से नीरज के गले लग जाती है। कहती है कि नीरज, उन सभी बातों के लिए मुझे माफ कर दो, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस तरह से अपनाने के लिए। इसके बाद वंशिका अपने घर वालों को इस बारे में बताती है, और यहाँ पर घर वालों को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती। राजीव को यह बात पता चलती है तो राजीव को भी बड़ी खुशी होती है कि उसके दोस्त को उसका कॉलेज का प्यार मिल गया, और उसके बाद नीरज और वंशिका दोनों की शादी हो जाती है, और शादी के अंदर उन सभी दोस्तों को बुलाया जाता है जिनके सामने वंशिका ने नीरज का मजाक उड़ाया था, और वो सभी लोग ये सब चीज देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और उनके चेहरे पर शंका के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जो नीरज होता है वह स्टेज पर चढ़ता है, और चढ़ने के बाद सभी लोगों को अपनी कामयाबी के बारे में बताता है, और जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो वो लोग भी नीरज की वाहवाही करते नहीं थकते हैं, और कहते हैं कि हौसला हो तो ऐसा जैसा नीरज ने किया है। यहां पर तालियों की गड़गड़ाहट नीरज के लिए गूंज जाती है, और उसकी जितनी भी बेइज्जती पहले हुई थी वो सारी की सारी तारीफों में बदल जाती है। अब तक भी नीरज और वंशिका एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।